हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 24 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. We are covering topics of economy under GS3 paper. In last video we discussed question on government budgeting. Today we are going to cover employment PYQs. 3 questions have been asked from this topic in the last 10 years, and all these questions are asked subsequently, means questions are asked in 2022, then 2023, and then 2024. So without wasting time, let's start our today's discussion. तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. जो रिसेंट वन का क्वेश्चन है वो 2024 का है, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था. सिर्फ तीनों ही क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं. तो पहला क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपको मेरिट और डीमेरिट बतानी है जो 4 लेबर कोड्स हैं उनकी इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट ऑफ इंडिया, और क्या प्रोग्रेस हुई है इनमें अभी तक. तो हम पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले. तो इंडिया ने 4 लेबर कोड बनाए थे अभी, मतलब पहले जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे तो उनको 4 लेबर कोड्स में सिंप्लीफाई कर दिया है बेसिकली, ताकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो उसके. तो वो 4 कौन से हैं? कोड्स ऑन वेजेस इन 20, जो कि 2019 वाला है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. तो इनका जो मेन एम है वो ये है कि बैलेंस बना रहे वर्कर के वेलफेयर और इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में, और ये इम्पैक्ट कर रहा है और 50 करोड़ वर्कर्स इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स. अब क्या मेरिट्स हैं, ये जो कोड लाए गए हैं इनके क्या मेरिट्स हैं, तो वो हम स्टेक होल्डर वाइज देखेंगे कि वर्कर्स के लिए क्या इनके मेरिट्स हैं. जो एम्प्लॉय कर रहा है इन लोगों को, मीन्स एम्प्लॉयर है जो हमारा, उनके लिए क्या इसके मेरिट्स है, और हमारी गवर्नमेंट या फिर इकोनॉमी के लिए क्या इसके मेरिट्स हैं. तो वर्कर्स के लिए क्या मेरिट है कि जो मिनिमम वेज है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज और ये सब इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. दूसरा है कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और हेल्थ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं. तो वर्कर्स के लिए ये मेरिट्स हैं. एम्प्लॉयर्स के लिए क्या मेरिट है कि जो कंप्लायंस और यूनिफाइड डेफिनेशंस है उनको सिंप्लीफाई कर दिया है, जिससे कि जो लीगल एम्बिग्यूटी थी वो कम हो गई है. दूसरा है अभी उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है हायरिंग में और एग्जिट नॉर्म्स में, जिससे कि बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो एनहेंस हो रही है. अब बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या इसके मेरिट्स हैं. तो ये प्रमोट करता है फॉर्मलाइजेशन, जॉब क्रिएशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब मेरिट्स तो थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. तो वर्कर्स के लिए क्या इसके डीमेरिट्स हैं कि अभी जो ले ऑफ है वो ईजी हो गया अप टू 300 वर्कर्स, तो इससे जो जॉब सिक्योरिटी है वो वीक हो गई है. दूसरा है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स थे वो लिमिट कर दिए गए हैं, जिससे कि जो यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होने हो गया है. मीन्स अभी अगर ये जो वर्कर्स हैं इनके लिए अगर कोई भी रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे तो वहाँ पे भी इनका जो कंसल्टेशन है वो कम कर दिया गया है. एम्प्लॉयर्स के लिए क्या इसके डीमेरिट है कि अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिले कर रहा है, और जो हर एक स्टेट है उनके जो रूल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. दूसरा है कि जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो अभी भी हाई है स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए. और हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या इसके डीमेरिट्स हैं कि जो रिस्क है इनफॉर्मल और फॉर्मल डिवाइड वाला वो बढ़ गया है, और अनइवन, और जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से इसका एनफोर्समेंट करेंगे, मीन्स डिफरेंट तरीके से करेंगे. तो ये एक डीमेरिट है इसके. और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है इन सभी कोड्स को लेके, तो ये चारों कोड 2019-20 में पास कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पेंडिंग्स है, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने अभी तक अपने रूल्स फाइनलाइज नहीं किए हैं. दूसरा है कि सेंट्रल ने रूल तो नोटिफाइड कर दिए हैं, लेकिन बहुत कम स्टेट्स ने नोटिफाई किए हैं. मींस जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, गुजरात और कर्नाटका, इन्होंने ही अपने अभी तक फ्रेमवर्क कंप्लीट किए हैं. बाकी जो स्टेट्स हैं वो अभी तक अपना जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं. थर्ड है जो वर्कर्स हैं वो अभी भी मतलब पुराने लॉ जो है उन्हीं से गवर्न किए जा रहे हैं, जिससे कि जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी हो गया या फिर सेफ वर्क प्लेस हो गया, ये जो बेनिफिट्स हैं ये उनको अभी नहीं मिल पा रहे हैं, इनमें डिले हो रहा है. फोर्थ है ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन ऑन गोइंग टू रिजोल्व कंसर्न्स ऑफ यूनियन एंड इंडस्ट्री. मीन्स 3 हिस्से में जाके इसका कंसल्टेशन हो रहा है, जो भी उनके रिजोल्व्स वगैरह होते हैं उनको. फिफ्थ है एक बार जब ये कंप्लीट हो गया तो कोर्ट्स जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं टू एनहेंस फॉर्मलाइजेशन एंड एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू मिलियंस ऑफ फॉर्मल जो वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन
एनहेंस हो जाएगी। तो अभी तक इसकी प्रोग्रेस हुई है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 2023 में पूछा गया था। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बात कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो इसने एक स्टेटमेंट दी है। अब हमें इस स्टेटमेंट को भी एड्रेस करना है कि क्यों और कैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर वो स्ट्रक्चरल है। फिर हमें बताना है एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडोप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। फिर हमें बताना है कि क्या मेथोडोलॉजी अडोप्ट की जाती है हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को कंप्यूट करने के लिए, और उस मेथोडोलॉजी में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्रो में हम स्टार्ट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लार्जली स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये मिसमैच से अराइज होता है। मीन्स मिसमैच है बिटवीन द स्किल ऑफ द वर्कर्स, कि किसी वर्कर के पास मान लो ए सेट ऑफ स्किल्स हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है जॉब्स की वो बी सेट ऑफ स्किल्स है। या फिर हम ये बोलें कि उसके पास ए सेट ऑफ स्किल्स हैं, लेकिन जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो उस ए में कुछ और एडिशन होना चाहिए, उतनी रिक्वायरमेंट है। तो इससे ही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है रेदर देन साइक्लिकल और टेम्परेरी फैक्टर्स। तो क्यों है इंडिया के अंदर ज़्यादा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? पहला तो है कि जैसे हम पहले बात कर चुके कि स्किल जो मिसमैच कि एजुकेशन सिस्टम में फोकस करता है डिग्री पे, ना कि एम्प्लॉयबल स्किल्स पे। तो स्किल मिसमैच आता है, जिससे फिर फर्दर जो जॉब्स के लिए उन्हें जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पाती हैं। दूसरा है स्लो इंडस्ट्रियल अब्जॉर्प्शन, कि जो मैन्युफैक्चरिंग और जो मॉडर्न सर्विसेज हैं वो जो रूरल लेबर जो सरप्लस है वो उतना जल्दी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। मीन्स अभी तो वैसे भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होने लग गई है। मीन्स वो लेबर को कम अब्जॉर्ब कर पा रही हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट, की जो ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन हो गया है, इसकी वजह से जो लो स्किल्ड जॉब है वहाँ पे डिमांड कम होने लग गई है। फोर्थ है कि रीजनल इम्बेलेंसेज हैं, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेनली कंसनट्रेटेड होती है अर्बन और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में। और लास्ट है कि लो लेबर मोबिलिटी, की काफ़ी बार होता है कि वर्कर्स रिलोकेट करने से भी हेजिटेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ लैंग्वेज वगैरह की या फिर सोशल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो इस वजह से वो रिलोकेट नहीं करना चाहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कंप्यूट करने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी इंडिया के अंदर यूज़ की जाती हैं? तो एज़ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग ये 5 मेथड्स हैं। पहला है कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है ओवर 365 डे रेफरेंस पीरियड। ठीक है। दूसरा है करंट वीकली स्टेटस, जो कि वीक के हिसाब से करता है, रिकॉर्ड करता है कि अगर एक पर्सन वर्क किया है यानी इवन फॉर 1 आवर इन द प्रीसीडिंग, मतलब पिछले वीक में उसने पिछले एक वीक में उसने 1 आवर भी काम किया है नहीं किया है। थर्ड करंट डेली स्टेटस, इस ये कैप्चर करता है डेली वेरिएशन इन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर कुछ सैम्पल सर्वेज हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जो कि कंडक्ट किए जाते हैं थ्रू नेशनली रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड सर्वेज, जैसे कि NSO कंडक्ट करवाते हैं अपने जो भी है सर्वेज हैं वो। और लास्ट है कि कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो गया। तो इनका भी यूज़ किया जाता है टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, तो उनके लिए हम क्या मतलब इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि एक तो आप फ्रीक्वेंट और रियल टाइम डेटा का यूज़ कीजिए। मीन्स आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कीजिए और AI का यूज़ कीजिए फॉर क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के लिए, ताकि आपको जो रियल टाइम जो रियल डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का वो आपको मिल सके। दूसरा है स्किल बेस्ड क्लासिफिकेशन कीजिए, कि अनएम्प्लॉयमेंट को आप लिंक कीजिए स्किल कैटेगरीज के साथ और इंडस्ट्रीज़ के नीड के साथ। थर्ड है कि अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर को भी आप कवर कीजिए, बेटर इंक्लूजन की जो गिग और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं आप उनको भी इंक्लूड कीजिए। फोर्थ है स्टेट लेवल ग्रेनुलरिटी, की जो मोर लोकलाइज्ड डेटा है उसका यूज़ कीजिए, ताकि आप टारगेटेड पॉलिसी को आप डिज़ाइन कर सकें। और लास्ट है कि इंटीग्रेट कीजिए एजुकेशन और स्किल डेटाबेस के साथ, की जो अलाइन कीजिए एम्प्लॉयमेंट के जो सर्वे है उनको स्किल मिशन डेटा फॉर एक्शनेबल इंसाइट्स के साथ। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, ये 2022 में पूछा गया था और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बात करता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। अब ये स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। फिर ये आगे बात कर रहा है कि सजेस्ट कीजिए ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि अभी रिसेंट में हुई है, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो रिसेंट पास्ट में जो इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो लेबर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ की वजह से हुई है।
और फिर हमें ग्रोथ पैटर्न बताना है जिसकी वजह से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को एड्रेस करें तो सबसे पहले इंट्रो में हम बताएंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दो तरीके से हो सकती है कि या तो आप एम्प्लॉयमेंट मीन्स नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आप इंक्रीज़ कर दीजिए, या फिर आप हाई लेबर प्रोडक्टिविटी कीजिए, मीन्स जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास आप उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कीजिए। जो रिसेंट के ईयर है उनमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो प्रोडक्टिविटी लेड है, मीन्स विद आउटपुट जो है वो फास्ट राइज कर रहा है देन एम्प्लॉयमेंट, मीन्स एम्प्लॉयमेंट राइज नहीं हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्टिविटी है उसकी वजह से ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ आ रही है। कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है, मीन्स एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी की वजह से ये ग्रोथ आई है। तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लीड की जाती है बाई लेबर प्रोडक्टिविटी? तो पहला तो ये है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से आउटपुट जो है पर वर्कर वो इंक्रीज हो गया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाले सेक्टर में। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ होने लग गई है कि इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट कर रही है टुवार्ड्स मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेदर देन लेबर अब्जॉर्प्शन। की अभी जो कंपनीज़ हैं या फिर जो भी कंपनीज़ वगैरह है उनका मेन फोकस जो है वो लेबर अब्जॉर्प्शन के बजाय मशीनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। थर्ड है सर्विसेज सेक्टर का डोमिनेंस रह रहा है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। कि हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी, फाइनेंस, टेलीकॉम, ये एक्सपेंड कर रहे हैं फास्टर देन मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव वंस। सर्विसेज सेक्टर में ये होता है कि मतलब वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है, मीन्स वो ज़्यादा लेबर को या फिर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर सकता है लेकिन डोमिनेंस जो है वो अभी सर्विसेज सेक्टर की चल रही है। फोर्थ है फॉर्मल सेक्टर आउटपुट राइज, कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जो जीएसटी और आईबीसी रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ है और कंसोलिडेशन होने लगा है, इस वजह से। लास्ट है कि लिमिटेड जॉब क्रिएशन हो रहा है, कि आउटपुट इंक्रीज हुआ है बट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो अभी भी 0.1 नियरली 0.1 मीन्स बहुत ही कम है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बहुत कम जॉब निकल रही है रिलेटिव टू जीडीपी ग्रोथ। तो ये कुछ रीजंस थे जो कि दिखाते हैं कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से आ रही है, ना कि लार्ज एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब आप कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोडक्टिविटी? मीन्स आप प्रोडक्टिविटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो और फिर भी आपकी ग्रोथ पैटर्न बना रहे। तो पहला तो है कि आप प्रमोट कीजिए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को, कि आप लेबर को अब्जॉर्ब कीजिए अपनी जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं सरप्लस लेबर को। दूसरा है कि आप एमएसएमईज़ को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एमएसएमईज़ जो हैं वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए क्रेडिट और टेक्नोलॉजी से, ताकि वो लोग कंबाइन कर सके प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों को। थर्ड, आप अलाइन कीजिए स्किल डेवलपमेंट को विद न्यू एज इंडस्ट्रीज टू मेक वर्कर्स प्रोडक्टिविटी रेडी। फोर्थ है कि आप जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि रूरल क्राफ्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, आप इनको स्ट्रेंथन कीजिए टू डाइवर्सिफाई एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ है जो जैसे कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि सोलर, ई वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, ये क्रिएट कर सकते हैं हाई प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट को। सिक्स्थ, आप रेगुलेट कीजिए और फॉर्मुलाइज कीजिए कि इकोनॉमी को फॉर प्रोडक्टिव लाइवलीहुड। सेवन्थ है कि आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए लॉजिस्टिक्स में, हाउसिंग में, अर्बन रिन्यूअल में जनरेट्स, क्योंकि ये जनरेट करते हैं लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट विद लास्टिंग प्रोडक्टिविटी गेन्स। और लास्ट है कि आप अपनी पॉलिसीज़ में चेंज कीजिए, कि आप बैलेंस कीजिए ऑटोमेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ और मैंडेट कीजिए और इंसेंटिवाइज कीजिए लेबर यूज एफिशिएंसी को। ये कुछ तरीके थे जिससे कि आपको आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और आप जॉब्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर इंडियाज़ मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।